हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे बीसीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2019 का सोल्ड पेपर, जिसमें अपना पेपर का टाइटल है सिस्टम डिजाइन कंसेप्ट, पेपर नंबर 332। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। कल आपकी इसकी एग्जाम होने वाली है, तो आप इसका ना आंसर कैसे दें। अपन को है ना सिस्टम डिजाइन कंसेप्ट में पेपर कैसा आएगा, पेपर का सैंपल क्या होगा, तो ये एग्जैक्ट 2019 का पेपर है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, इसमें टॉपिक्स है। तो मैक्सिमम इसमें से लगभग है ना, तो आपका 3 से 4 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आप इस पेपर को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी कर लेवे। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। अगर आप इस पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहो तो आपके 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में देखेंगे तो ये आपके 10 क्वेश्चंस, हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम डिजाइन, राइट एनी 3 सिस्टम डिजाइन टेक्निक्स, डिफाइन कोकोमो मॉडल। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन है। अब इनके आंसर आप इतने दो कि 40 वर्ड के आंसर है, इसमें 40 वर्ड्स की लिमिट है। तो इस लिमिट से ज्यादा देना भी है ना अपने लिए वो है मुश्किल है, क्योंकि अपन अगर ज्यादा लिखेंगे तो फिर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इनका आंसर आप मैक्सिमम है ना 5-6 लाइन में खत्म कर सकते हो मैक्सिमम। कोई डायग्राम्स है तो हो सकता है आधा पेज या 1 पेज भर जाए। तो इसको कम से कम लिमिट में लिखना है, एकदम ब्रीफ में आंसर देना आपको। और सेकंड क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के। तो इनमें जो क्वेश्चंस की लिमिट है 50 वर्ड्स की है। तो इसका भी वही है कि 1 पेज आधा पेज तक का इसमें आंसर हो जाना चाहिए। फिर भी कई क्वेश्चंस थोड़े आंसर में बड़े होते हैं, तो उनको भी आप ब्रीफ में ही लिखने की कोशिश करें। जहां तक जरूरत हो तो डायग्राम्स को जरूर है ना बनाना चाहिए अपन को, मेन पॉइंट्स क्वेश्चंस के लिख देने चाहिए। ज्यादा रफली लिखोगे, ज्यादा लंबा आंसर लिखोगे तो फिर क्वेश्चंस आप पूरा है ना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अभी आपको कोविड रूल्स के अकॉर्डिंग है ना 1.5 घंटे में 50% पेपर को सोल्व करना है। तो आप कोई से भी है ना क्वेश्चंस को लेके 50% तक मार्किंग का है ना सॉल्यूशन कर सकते हो। आप चाहो पहले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर सकते हो, तो 40 मार्क्स, और एक क्वेश्चन आप बड़ा कर सकते हो। आप चाहो 3 क्वेश्चंस बड़े कर सकते हो, छोटे क्वेश्चंस का 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस ले सकते हो, फिर छोटे में से ना 2-2 नंबर में से 2 या 3 क्वेश्चंस ले सकते हो। तो कैसे भी करके आपकी मार्किंग है ना 50% तक हो जानी चाहिए। 50% तक तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। ज्यादा भी अगर कर देते हैं तो वो मार्किंग है ना इवेल्युएट नहीं होगा फिर वो। तो अपन को 4 क्वेश्चंस भी प्रत्येक यूनिट के 1-1 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे भी अपन को आंसर की लिमिट का ध्यान रखते हुए है ना क्वेश्चंस का एक आंसर लिखना होता है। मतलब ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके हर यूनिट में से अथवा का है, तो आप अभी कोविड रूल्स को देखें तो अपन अथवा के 2 क्वेश्चंस को काउंट कर सकते हैं अपन। जैसे आप ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप और का भी कर सकते हो, और 3rd नंबर का क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हो ना और से पहले वाला। तो यहाँ पे आपके 24 मार्क्स की मार्किंग हो सकती है। तो आप इन क्वेश्चनों का देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करें। तो अभी तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसे आपके टोटल है ना इसमें 7 क्वेश्चन है ना, जिसमें 5 क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन है 12 मार्क्स के, 4-4 नंबर के आपके पास 5 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के आपके पास 10 क्वेश्चन है। इनमें से आप कैसे भी करके कॉम्बिनेशन लेके आप पूरा ना इसको कर सकते हो। अगर आप किसी क्वेश्चन को पूरा करते हो है ना, किसी क्वेश्चन को आप पूरा करते हो, जैसे आपने मान लो कि 5th नंबर के और क्वेश्चन लिया, तो ये 3 पार्ट में है, तो इसको है ना कंप्लीट करना होगा। इसको ऐसे नहीं कि ए कर दिया फिर इसको छोड़ दिया, आगे का पार्ट कर लिया। तो ये तीनों है ना रेगुलर होंगे, तीनों ने एक क्वेश्चन में काउंट होंगे। अगर आप इसको टुकड़ों में कर दोगे, मान लो कि एक हिस्सा ए ले लिया, आपका आगे का मान लो कि 7th नंबर का क्वेश्चन का बी ले लिया, तो ऐसे फिर प्रॉपर मार्किंग नहीं होगी। तो ध्यान देने का पॉइंट है। अब देखो क्वेश्चन अपन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हो क्वेश्चन का कितना लिखना चाहिए। अब ये जो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम डिजाइन, तो सिस्टम डिजाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो सिस्टम डिजाइन करते हैं अपन है ना, सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सिस्टम डिजाइन रिक्वायरमेंट इवॉल्व फ्रॉम द इनिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर यूजर नीड्स। तो यूजर की या आपके ना कंज्यूमर की जो इनिशियल जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए क्या है ना आवश्यकता है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए अपन को परफॉर्मेंस हो गया, आपका मॉडिफिएबिलिटी हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, एसेट्रा। तो ये मेन पॉइंट है, ये याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट इन सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन के लिए अपन को पूरे पॉइंट आने चाहिए। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, राइट एनी 3 सिस्टम्स डिजाइन टेक्निक्स। इस सिस्टम्स को अपन डिजाइन करें
तो 3 मेजर टेक्निक्स, अपन को टेक्निक्स तो ज्यादा भी हो सकती है, 3 अपन को टेक्निक्स बतानी है। तो इस सिस्टम डिजाइन की 3 टेक्निक्स में एक तो हो गया आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन, है ना, एक आपका लॉजिकल डिजाइन और एक आपका फिजिकल डिजाइन। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन में आपके पूरे जैसे व्यूज मॉडल्स जो अपन एक तरह से डिजाइन करके रख देते हैं ना, फिर उसका लॉजिकल डिजाइन होता है जिसमें आपके कुछ ये डायग्राम्स को लेके, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम है, इनपुट आउटपुट ऑफ द सिस्टम्स है ना, इसमें ईआर डायग्राम्स ले सकते हैं और भी है ना, कई सारे डायग्राम्स हो सकते हैं। ऐसे फिजिकल डिजाइन में एक्चुअल इनपुट आउटपुट प्रोसेस ऑफ द सिस्टम्स, ये फिजिकल में आ जाता है। तो 3 तरह के सिस्टम डिजाइन के अपने पास पूरे यहाँ पे टेक्निक्स है। तो तीनों टेक्निक्स आपके हो जानी चाहिए। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोकोमो मॉडल, बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है, छोटे में भी आ जाता है आंसर। तो कोकोमो का जो मतलब हुआ, सीओ का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव, सीओ यहाँ से लिया हुआ है, कोस्ट दो कैरेक्टर यहाँ से लिया हुआ है, कोस्ट है ना, सीओ एमओ लिया हुआ है मॉडल। तो कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल इसका पूरा नाम है। मान लो पूरा नाम भी लिख दोगे तो भी आपका आधा नंबर तो आ ही सकता है। इज ए रिग्रेशन मॉडल बेस्ड ऑन एलओसी, एलओसी हो गया लाइन ऑफ कोड। अपन कोई भी प्रोग्रामिंग की जो कोड लिखते हैं ना, तो ये एक तरह से रिग्रेशन मॉडल बेस्ड ऑन एलओसी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, एलओसी का ये मतलब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इट इज ए प्रोसीजरल कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड often used as a process of reliably predictive the various parameters associated with making a project such as size, effort, cost, time and quality। ये कोको मॉडल का मेन वो है मतलब। फिर डिस्क्राइब द डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग को वर्णित करो। अब डेटा मॉडलिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, तो डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस, ये भी एक तरह से प्रोसेस कर दो, क्या है, क्रिएटिंग ए सिंपल डायग्राम, है ना, सिंपल डायग्राम क्रिएट करना ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, है ना, यूजिंग टेक्स्ट सिंबल्स रिप्रेजेंट द वे डेटा विल फ्लो। तो अपन कई सारे डायग्राम्स बनाते हैं, तो डेटा मॉडल्स का एक तरह से पूरा प्रॉपर एक लेआउट हो गया ग्राफिकल वे में। तो कई तरह के डायग्राम्स को अपन यूज में ले सकते हैं। द डायग्राम कैन बी यूज्ड टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ डेटा एज ए ब्लूप्रिंट और एक कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर और फॉर री इंजीनियरिंग ए लीजेंसी एप्लीकेशंस। ब्लूप्रिंट आप समझ ही गए, जैसे एक प्रॉपर एक लेआउट होता है पूरा, जैसे अपन कोई बिल्डिंग्स का ना मॉडल बनाते हैं तो पूरा ब्लूप्रिंट में डिजाइन करते हैं अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेंटेनेंस प्रॉब्लम विद लीनियर लाइफ साइकिल। तो मेंटेनेंस ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर में वैसे ये होना नहीं चाहिए, 4 नंबर में जाना चाहिए था, तो फिर भी इसको ना कम से कम लिखोगे। तो सबसे पहले तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स होती क्या है ना, फिर विद लीनियर लाइफ साइकिल के साथ इसको बताना है। तो सॉफ्टवेयर की जो होती है ना एक तरह से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लाइफ साइकिल, इसको अपन लीनियर लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। तो मेंटेनेंस में देखो, सोल्विंग ए, है ना, प्राइमरीली कंसर्न विद 4 एरियाज। तो अपन को भी सोल्व करते हैं, है ना, इनिशियल लेवल पे, प्राइमरीली का मतलब शुरुआत में, प्राथमिक तौर पर। मेंटेनिंग क्रिटिकल सिस्टम्स, फिक्सिंग द प्रॉब्लम क्विकली एंड फास्टर देन द लास्ट टाइम, डिटरमाइनिंग व्हाट इज कॉजिंग द ब्रेकडाउन टू हैपन सो फ्रीक्वेंटली एंड आइडेंटिफाइंग द 20% ऑफ ब्रेकडाउन्स दैट आर कंज्यूमिंग 80% ऑफ योर रिसोर्सेज। तो इसमें अपन देखें तो एक इसकी जो लाइफ साइकिल है ना, लीनियर लाइफ साइकिल के साथ इसको बताना है। तो यहाँ पे इसका ये पूरी साइकिल होती है। यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, प्रॉब्लम का एनालिसिस है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, सिस्टम टेस्ट है, एक्सेप्टेंस है एंड डिलीवरी है। तो ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे अपन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में मॉडिफिकेशंस रिक्वेस्ट ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ फेजेज ऑफ एसएमएलसी हो गया सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लाइफ साइकिल। तो इसमें है ना चेंजेज एंड इम्प्लीमेंटेशन इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बाय फॉलोइंग, है ना, ए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस विच इज नोन एज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लाइफ साइकिल कह सकते हैं उसको। तो दिस लाइफ साइकिल कंप्राइजेज 7 फेजेज। तो नेमली पूरी 7 फेजेज अब आपको मैंने बता दी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, सिस्टम टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है एंड डिलीवरी फेजेज है। फिर व्हाट इज द टेस्टिंग फंडामेंटल्स, कि टेस्टिंग फंडामेंटल्स क्या है ना, टेस्टिंग फंडामेंटल्स एक तरह से आधारभूत टेस्टिंग आधारभूत क्या है, व्हाट इज टेस्टिंग फंडामेंटल।
तो टेस्टिंग फंडामेंटल्स में आप ये पॉइंट याद रख सकते हो। तो टेस्टिंग इज द वन स्टेप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस दैट कुड बी व्यूड एज डिस्ट्रक्टिव रदर देन कंस्ट्रक्टिव, है ना। फिर इसमें सब पॉइंट आ रहे हैं दो, फिर ये पूरे पॉइंट आप याद रख सकते हो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल्स इज ए प्लेटफॉर्म हो गया टू गेन और, है ना, रिफ्रेश बेसिक नॉलेज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी बहुत, है ना, लार्ज स्केल पे काम होता है एक तरह से। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो आप इसके नाम से ही क्लियर है, व्हाइट बॉक्स मतलब जिसमें अपन को पहले से ही पूरी जानकारी हो, और ब्लैक बॉक्स का मतलब हो गया जो अपने लिए बिल्कुल अननोन हो। सिंपल सी थ्योरी है, ब्लैक है मतलब ब्लैक रख रखा कि अपन को पूरा उजागर नहीं किया। एक होता है कि तुम्हारे सामने पूरे पॉइंट को, है ना, पूरा सामने रख दिया। एक होता है कि अपन को कुछ भी, है ना, अननोन अपने लिए। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या अंतर है। तो ब्लैक बॉक्स में देखो कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है ये, इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड इज नॉट नोन। इसमें ये पॉइंट याद हो जाना चाहिए आपको, इज नॉट नोन ये वाला, टू द, है ना, टेस्टर। और व्हाइट बॉक्स में नॉन हो जाता है, यहाँ पे अंतर यही है। वो हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड इज नोन, यहाँ पे पूरी जानकारी रहेगी। जो टेस्टर होगा ना, जो सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करेगा, वो अननोन रहेगा। यहाँ पे नॉट टेस्टेड इज नॉट नोन, और यहाँ पे टेस्टेड इज नोन। ये बेसिक अंतर है व्हाइट का और ब्लैक का। तो ये इजी वे में याद हो जाएगा। फिर राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड MIS, कि अच्छे MIS के लिए ना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो M का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट आपका अलग टॉपिक हो जाता है, इंफॉर्मेशन आपका अलग हो जाता है, सिस्टम्स की थ्योरी अलग हो जाती है। तो MIS यहाँ पे 3 उससे डिफरेंट, है ना, एरिया से मिलकर बना हुआ है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अच्छे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे 4 पॉइंट बताने अपन को। तो इसमें से 4 पॉइंट आप कोई से भी लिख सकते हो, जैसे अंडरस्टैंडेबल हो गया, रेलिवेंट हो गया, है ना, कंप्लीट हो गया, अवेलेबल हो गया, रिलायबल हो गया, कंसाइन हो गया, टाइमली हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। इसमें से कोई से आप 4 पॉइंट लेके ब्रीफ में लिख सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। अब आप सब जानते हो कंप्यूटर का मेजर रोल है, बिजनेस पर्पज से अपन कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो बिजनेस कई तरह का हो सकता है, मतलब इसमें अपन देखें बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या काम हो सकता है। तो आप कंप्यूटर जानते हो, कंप्यूटर एक हाई स्पीड कैलकुलेशंस, है ना, और इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी विच मेड इट एन इंटीग्रेटेड पार्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर का अपन देखें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या मतलब एप्लीकेशन एरिया है। हर इंडस्ट्रीज में पेरोल का सिस्टम्स होता है ना, बजटिंग का होता है, सेल्स एनालिसिस का होता है, फाइनेंशियल होता है, फोरकास्टिंग का होता है, मैनेजिंग, है ना, एम्प्लॉइज, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट है, स्टॉक का। तो ये है ना पूरा एक बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन एरिया कह सकते हो आप, वो ज़्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं है। व्हाट इज द सिस्टम अप्रोच क्या है। तो सिस्टम अप्रोच एक तरह से, सिस्टम अप्रोच इम्प्लाइज दैट डिसीजंस एंड एक्शंस इन वन ऑर्गेनाइजेशनल एरिया विल अफेक्टेड अदर एरियाज। कि अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल एरिया है तो एक एरिया, है ना, दूसरे एरिया को इफेक्ट करेगा। तो एक सिस्टम्स की अप्रोच है। तो जैसे मान लो सेल्स का आपका अलग डिपार्टमेंट है, तो सेल्स का डिपार्टमेंट दूसरे को भी इफेक्ट करता है, तो ये सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द परचेजिंग, है ना, डिपार्टमेंट डज नॉट एक्वायर द राइट, है ना, राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वुड नॉट बी एबल टू डू इट्स जॉब। तो मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, है ना, रोल है, और एक एरिया दूसरे एरिया को अफेक्ट करेगा। ये पूरा सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, है ना, ये तो हो गया आपके 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन। फिर बड़े क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सिस्टम डिजाइन, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ इट इन ब्रीफ। तो सिस्टम डिजाइन और इसकी क्या क्या टेक्निक्स है। तो सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम like modules, architecture, components and their interfaces and data
फॉर ए सिस्टम बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कोई भी अपन को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी तो अपन को है ना कैसे अपन है ना उसको डिजाइन करें, क्या क्या उसके एलिमेंट होंगे डिजाइनिंग के। तो इसके प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग है ना एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स लाइक मॉड्यूल्स है, आर्किटेक्चर है, कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरफेसेस है एंड डेटा है। तो फॉर ए सिस्टम बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, इट इज द प्रोसेस हो गया ऑफ डिफाइनिंग, डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग सिस्टम्स विच है ना सेटिस्फाइज द स्पेसिफिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। A systemic approach is required for a coherent and well-running system। तो बॉटम अप टॉप डाउन है ना, ये कई सारी अप्रोचेज होती है सिस्टम को डिजाइन करने की। तो इसमें अपन देखें डिजाइनिंग की जो टेक्निक्स होगी, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ग्राफिकल मॉडलिंग लैंग्वेजेज आर, जो डिजाइनिंग का काम करती है। तो एक तो हो गया यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग है ना लैंग्वेज, फ्लो चार्ट। फिर अपन बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन, बीपीएमएन। सिस्टम्स मॉडलिंग लैंग्वेज है ना सिसएमएल। फिर डिजाइनिंग मेथड्स में आपके ये मेथड आ सकते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन है ना। पॉइंट पॉइंट पे लिख दोगे, थोड़े एक दो पॉइंट पे याद रख लोगे तो सफिशियंट है ये। तो ये सिस्टम डिजाइन में है ना अपने पास और भी है ना डिजाइनिंग के मेथड्स हो सकते हैं। फिर आप देखो व्हाट इज द DF, ये DFD है ना, DEF नहीं है, DFD है। ये क्वेश्चन है ना मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे DFD, यहाँ पे लिखना DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। एक्सप्लेन DFD नोटेशन। तो डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, तो इट इज ए टेक्निक्स है टू एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम्स इन ए ग्राफिकल फॉर्म। कोई भी सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट के लिए है ना ग्राफिकल फॉर्म में एक तरह से पूरी टेक्निक्स को एक्सप्रेस करना, ये आपका डेटा फ्लो डायग्राम आ जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या मेन पॉइंट है, इट शोज द फ्लो ऑफ डेटा, डेटा का फ्लो होगा, ये डेटा का स्टोरेज है, फिर स्टोरेज से डेटा का है ना कैसे फ्लो होगा, प्रोसेस होने तक, रिजल्ट को प्रोड्यूस करने तक कैसे फ्लो होता है। तो ये पूरा एक डायग्राम के थ्रू दिखाना। तो इसमें कई सारे लेवल हो सकते हैं। इट शोज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस फंक्शंस ऑफ सिस्टम्स एंड स्पेसिफाइज how the current system is implemented. It is a initial stage of design phase. The functionally divides the requirement specification down to the lowest level of details. Graphical nature make it is good communications tools between user and analyst and system designer। मतलब पूरा एक तरह से डेटा का स्टोरेज से लेके यूजर है, पूरा एनालिस्ट है, इनमें है ना कैसे फ्लो होगा, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे लिंक होगा। तो एक तरह से पूरा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हो जाता है। अभी इसको डेटा फ्लो डायग्राम्स को अपन कैसे दिखाते हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं। तो डेटा फ्लो है ना, ये सिंबल्स होता है, जो होता है ना ये कर्व टाइप का है ना, तो ये आपका डेटा फ्लो है। ऐसे ये सर्किल होता है, ये प्रोसेस के लिए आता है। और ये सोर्स ऑफ सिंक एक्सटर्नल एंटिटी के लिए आ जाएगा, ये रेक्टेंगल। ये डेटा स्टोरेज के लिए ये एरो, इनकमिंग आउटगोइंग है ना। रिपोजिटरी ऑफ डेटा, द एरोज हेड्स इंडिकेट नेट इनपुट्स एंड नेट आउटपुट टू स्टोर। तो ये जैसे आपका डेटा आउट होगा है ना, ये तो आपका आउटगोइंग हो गया, इनकमिंग हो गया। ये दो तरह के एरो है, मतलब ये तो डेटा स्टोरेज के लिए सिंबल्स हो गया। तो कोई भी अपन डेटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो इन सिंबल्स का यूज करेंगे। इनका क्या मेन ऑब्जेक्ट है ये याद हो जाना चाहिए आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोटाइपिंग है ना, राइट बेनिफिट ऑन इट। तो सिंपल सा प्रोटोटाइपिंग है, अपन कोई भी अपन यूज करें तो अपन को उसका पूरा है ना कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने पास रहनी चाहिए। कोई भी तुम सिंपल से कोई भी आइटम्स को यूज करोगे, कोई प्रोटोटाइपिंग है ना मॉडल्स को यूज करोगे, तो रेलिवेंट जो भी आपका है ना पूरा प्रोसीजर है, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो पूरे आपको है ना अवेलेबल होनी चाहिए, वो प्रोटोटाइप में आ जाती है। इससे पहले अपन ने कई बार लैंग्वेज में भी ये प्रोटोटाइपिंग की फंक्शंस की थ्योरी पढ़ी है। तो वहाँ पे भी अपन को कोई भी है ना आइटम्स को यूज करे, फंक्शंस को यूज करे, तो वहाँ पे कंप्लीट उसका है ना एक्सप्लेनेशन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रोटोटाइप का वही मतलब हो गया। द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज अप्लाइड व्हेन डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट of the system is not available, is not available in this model. It is assumed that all the requirement may not be known
aid the start of development of the systems. It is usually used when a system does not exist or in case of a large and complex systems where there is no manual process to determine the requirement. तो इस तरह से आने प्रोटोटाइप के बारे में आप लिख सकते हो. तो देर आर है ना फॉलोइंग फेजेज इन प्रोटोटाइप मॉडल के जो फेजेज है ना ये 5 फेज है मेनली. एक तो रिक्वायरमेंट, गैदरिंग एंड एनालिसिस, क्विक डिजाइन, बिल्ड प्रोटोटाइपिंग, यूजर इवैल्यूएशन, रिफाइनिंग प्रोटोटाइपिंग. तो ये आप डायग्राम बना सकते हो पूरा. सब इंपॉर्टेंट एडवांटेज प्रोटोटाइप के जो एडवांटेज है, यूजर इन्वॉल्वमेंट एंड सेटिस्फिकेशन ना, सेटिस्फिकेशन टेस्ट बिफोर built completely. This model serves the clear requirement which are not clear in linear model. जो linear model में clear नहीं है, ये पूरा ना complete एक clear requirement पूरा एक तरह से सर्व करेगा. एक तरह से मॉडल सर्व्स टू क्लियर रिक्वायरमेंट देगा एक तरह से, मतलब सर्विस. फिर एक आपके हो गया व्हाट आर द मेथड ऑफ वाटरफॉल साइकिल. तो वाटरफॉल साइकिल को अपन लीनियर सिक्वेंशियल या लाइफ साइकिल मॉडल भी कह सकता हूँ मैं इसको, है ना. इसका दूसरा नाम हो गया लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल. द वाटरफॉल मॉडल वाज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस. इट इज द आल्सो रेफर टू एज लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज. इन ए वाटरफॉल मॉडल ईच फेजेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज. एक फेज जैसे ही कंप्लीट होगी फिर अपन नेक्स्ट फेज को फॉलो करेंगे. कैन बी बिगिन है ना, एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग इन द फेज. इसकी जो SDLC जो है ना, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो फेजेज है, लगभग इसकी भी है ना, लगभग वही फेजेज को या फॉलो करेंगे अपन. ओवरलैप नहीं होती कि एक फेज कंप्लीट हो जाएगी देन अपन दूसरी फेज को फॉलो करेंगे, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना. तो इस तरह से चलता रहेगा, ये ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब सिंपल सी थ्योरी है वाटरफॉल मॉडल. तो यहाँ पे जो इसकी जो फेजेज है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ये इसकी फेज है. जब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिखना चाहो तो ये हर के बारे में थोड़े से पॉइंट है. तो ये आप है ना इस क्वेश्चन को थोड़ा से बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, तो 4 नंबर के हिसाब से इसको शॉर्ट में करके पॉइंट को थोड़ा एक लाइन में लिख सकते हो, आप डिस्क्राइब कर सकते हो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू डू वी हैव. तो DSS ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है. व्हाट टाइप्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम do we have? The decision support system is an interactive computer based system that serves the decision making needs of managers. है ना, मैनेजर्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होगा, जो कंपनी में है ना मैनेजर्स होते हैं, उनको ये एक तरह से डिसीजन लेने में हेल्प करता है. एक तरह से नीड्स ऑफ मैनेजर, इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशंस. मैनेजर्स को पूरी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेगा. दैट इनेबल्स देम to make both semi-structured and unstructured decisions. DSS employs various analytical models to perform a low-level analysis of data and produce informations. तो इसमें 2 तरह के अपने पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया. एक तो आपका हो गया मॉडल बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और एक हो जाता है डेटा बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो दोनों का ब्रीफ में ना याद रख लो. फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये सेकंड बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब इसमें बड़े क्वेश्चंस में देखोगे, एक्सप्लेन द वेरियस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. इस क्वेश्चंस को तो आपको याद रखना ही है. इसके ना कहीं भी इंडिविजुअल पॉइंट भी आ जाते हैं. कई बार अपन को शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी बोल दें तो आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाना चाहिए. एक सिस्टम्स की डेवलपमेंट की पूरी कंप्लीट एक लाइफ साइकिल है. सिस्टम्स को अपन है ना पूरा कैसे है ना एक डेवलप करते हैं. तो डेवलप करने के लिए इनिशियल लेवल से शुरू करते हुए लास्ट है ना अपन लेवल मेंटेनेंस तक चले, फिर मेंटेनेंस के बाद में वापस फिर डेवलपमेंट का प्रोसेस आ जाता है. तो इसमें 5, 6, 7 स्टेप्स होती है टोटल. तो यहाँ पे सिस्टम लाइफ साइकिल इज ए ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम्स. इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग, मतलब एक तरह से स्थापित करना, ए सिस्टम प्रोजेक्ट प्लान because it gives overall list of processes and sub processes required for overlapping a system. System development life cycle means combinations of various activities. In other words, we can say that various activities put together
आर रेफर्ड एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आप सिस्टम डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल को देखेंगे तो ये आपके पास है ना टोटल 8 फेजेज दे रखे हैं अपन ने यहाँ पे। तो पहली फेजेज है सिस्टम की स्टडी, फिर फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, फिर डिजाइन के बाद में है ना पूरा कंप्लीट सिस्टम डिजाइन हो गया, फिर कोडिंग, कोडिंग के बाद में पूरा है ना टेस्टिंग होता है, फिर टेस्टिंग होके है, फिर इम्प्लीमेंट करने की थ्योरी आती है, फिर मेंटेनेंस है कि सिस्टम्स को फिर कैसे रख रखाव करोगे, तो मेंटेनेंस की स्टेप्स आ जाएगी। तो ये एक साइकिल चलती रहेगी। तो 8 फेजेज में अपनी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे प्लानिंग में अपन क्या लिखे, एनालिसिस में क्या लिखे, तो मेन यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। इनको आप डिटेल में लिखना चाहो तो थोड़ा सा और है ना डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है तो मैंने यहाँ ब्रीफ में दे दिया। डिजाइनिंग में देखोगे तो डिफाइनिंग सॉल्यूशन है, सिस्टम्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डिसीजन। इम्प्लीमेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट टेस्ट है ना, ट्रेन्स यूजर्स है, इंस्टॉल है न्यू सिस्टम्स है। फिर मेंटेनेंस में कीप सिस्टम्स हेल्थी एंड इम्प्रूवमेंट रहे, तो ये आपका मेंटेनेंस के मेन पॉइंट दे रखे हैं। बाकी और अपने हिसाब से आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। फिर आप देखो यहाँ पे डेटा मॉडल्स का क्वेश्चन सही है। अब डेटा मॉडल्स में अपन देखें पुराने अगर शुरू से चले तो रिलेशनल है, नेटवर्क है, हिरार्चिकल है। फिर आपके नए मॉडल्स जनरेट हुए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स है। फिर आपका एक डेटा ओरिएंटेड अप्रोच है। तो कई सारी अप्रोचेज हो जाती है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कंसेप्ट रहेगा कि ऑब्जेक्ट में आपका डेटा और डेटा के साथ में मेथड को बाइंड करे और फिर उनको बाइंड करके अपन है ना फिर अपन है ना मेथड्स को डेटा के साथ में है ना कैसे ऑपरेट करें, पूरा डिफाइन करके फिर अपन कोडिंग करें मतलब। तो इस तरह का जो काम होगा वो डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स में हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में अपन ने देखा था ना कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, ये पूरे पॉइंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है। ये आपको याद हो जानी चाहिए। और ये आप ये पूरा एक देख सकते हो जैसे पर्सन्स है ना, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो ये अलग अलग है ना, इनमें इंफॉर्मेशन नेम है, एज है, सेट नेम्स। ये नेम को एज को मैनिपुलेट करने के लिए सेट नेम एक मेथड दे दिया। तो यहाँ पे भी डेटा मेथड सबके साथ में एसोसिएटेड है। तो ये ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल्स में आप ये एग्जांपल दे सकते हो। है ना, ये पर्सन्स है, पर्सन्स में तीनों का लिंक, हर पर्सन्स में नेम आएगा, एज आएगा, है ना। फिर यहाँ पे अलग अलग हो गया तो ये अपन ने दे दिया, मतलब एक तरह से पर्सन्स में स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर, 3 कैटेगरी बना दी। तो ये आपका डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, मेथड्स क्या है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक होता है डेटा ओरिएंटेड अप्रोच, है ना। डेटा ओरिएंटेड अप्रोच के इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। जैसे बुक डेटा है ना, ये रेंट बुक सिस्टम्स, पर्सनल डेटा, फिर रेंट है ना, हाउस सिस्टम्स, हाउस डेटा। तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं ना, कैसे इनको डील करें। तो एक तरह से ये नया मान लो आप थोड़ा सा। डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टीचेज यू टू डिजाइन एप्लीकेशंस यूजिंग द डेटा ओरिएंटेड पैराडाइजम। दीज पावरफुल न्यू आइडिया एज प्रेजेंटेड थ्रू कन्वर्सेशंस, कोड, स्नैप हो गया, स्निप्स, diagrams and even songs to help you quickly grok what's great about DOP, Data Object Approach। DOP का मतलब Data Object Approach। तो इसके लिए जो अपन इम्प्लीमेंट करते हैं ना लैंग्वेज, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, रूबी है, पाइथन है, क्लोजूरे है ना, एंड आल्सो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक जावा एंड C.NET। ये पूरा अपन डेटा ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं इनके थ्रू। तो एक ये याद हो जाना चाहिए आपको ना। टाइप्स ऑफ डिसीजन भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें अपन ने 6 कैटेगरी ले रखी है ना। प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन है, रही हो गया आपका राउटाइन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, टेक्टिकल, पॉलिसी एंड ऑपरेशनल डिसीजन है। तो अलग अलग है ना एरियाज के लिए अलग अलग है ना डिसीजन हो सकते हैं मतलब अब अपने पास। फिर इनका थोड़ा थोड़ा अगर देखें तो प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन में क्या है ना, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या होता है, ये पूरे पॉइंट है ना ये दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हो पूरा ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसका वैसे आंसर लिखा नहीं है क्वेश्चन से क्योंकि इतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसको नेक्स्ट क्लास में दूंगा इसका आंसर। टेस्टिंग क्या है, तो टेस्टिंग भी एक तरह से ना कई तरह से सॉफ्टवेयर अपन डेवलप करते हैं तो फिर टेस्टिंग की फेजेज चलती है।
तो टेस्टिंग एक प्रोसेस ही कर दो और एक एक्टिविटीज कर दो। इसकी एक्टिविटीज है चेक्स द फंक्शनलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड यूजर रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम्स। तो टेस्टिंग जो एग्जीक्यूशन करते हैं ना, तो अपन पूरा टेस्टिंग एंड वेरीफाई करते हैं रिजल्ट्स का कि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम करेगा नहीं करेगा, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये पूरा टेस्टिंग में आ जाता है। अब टेस्टिंग के लिए फिर अपने पास है ना कई सारे वो होती है केसेस होते हैं टेस्टिंग के, जिसमें यूनिट केस है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, फंक्शनल टेस्टिंग है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है, पोर्टल टेस्टिंग से ये 7-8 मेथड हो गए ये टोटल टेस्टिंग के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि टेस्टिंग में भी जैसे फिर अपन देखते हैं ना यूनिट टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या अंतर है। तो ये मेन पॉइंट आप देख सकते हो पूरे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पे है ना ये पूरे कई सारे पॉइंट है, इनमें से आप 8-10 पॉइंट भी लिख दोगे सफिशियंट है, बहुत सारे पॉइंट है इसमें, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे शॉर्ट नोट्स का आया हुआ है ये, तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है। जब टेस्टिंग करते हैं ना तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन का भी कंसेप्ट आ जाता है बीच में। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में सिस्टम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो क्या प्रोसेस है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या है ना अपन को टास्क फॉलो करनी होती है। तो ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड आप ये पूरा पढ़ सकते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोसेस हो गया ये भी है ना, इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज ऑपरेशनल इट इन्वॉल्व्स। तो ये कंस्ट्रक्टिव ए न्यू सिस्टम्स फ्रॉम स्क्रैच, कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू सिस्टम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। तो एक तो होता है कि कंस्ट्रक्ट करते हैं ना अपन एकदम नया सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, एक हो गया कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू सिस्टम फॉर एग्जिस्टिंग को लेके अपन नया बनाए। तो दो तरह से यहाँ पे हो सकता है अपने पास। फिर यहाँ पे टास्क क्या क्या हो सकती है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रेनिंग है, फाइल कन्वर्जन है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन रिव्यूज है। फिर अब ट्रेनिंग में क्या होता है तो पूरा ट्रेनिंग के पॉइंट कुछ, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिवैल्यूएशन रिव्यूज में है ना PIER, इसका क्या मतलब होता है पूरा दे रखा। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, वैलिडेशन का क्या मतलब है, ये पूरा यहाँ पे है ना दे रखा है। फिर ये इन क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दे रहे अपन, इनका बाद में देंगे नेक्स्ट क्लास, अभी इतना टाइम नहीं है ना। फिर 11वें नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो ये भी हाउ विल यू इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कि अपन कंप्यूटर एप्लीकेशन में MIS को कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो ये पूरा यहाँ बताना होगा आपको। और ये है ना सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, एनालिसिस, इवैल्यूएशंस, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्हीं पॉइंट को यार रिपीट कर सकते हो आप। तो इस तरह से टोटल आपके है ना ये 11 क्वेश्चंस हो गए अपने पास, है ना। तो इनके पूरे आपको आ जाना चाहिए आंसर देना ना। तो ये पूरा मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू।